नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। लखनऊ दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में वो शिरकत भी करेंगे। बड़ी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर। 3 दिवसीय दौरा है उनका लखनऊ का और कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर रहने वाले हैं। किस तरह से उनका पूरा दौरा रहेगा, क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं? और देखिए रितेश, आज करीब 5 बजे के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह उतरेंगे, क्योंकि लखनऊ के सांसद भी हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं। और अपने सांसदीय क्षेत्र में कोई छोटे मोटे कार्यक्रम हो या जनसंपर्क हो या फिर कोई उनको अगर बुलावा देता है तो अवश्य उनका निमंत्रण स्वीकार करते हैं और लगातार जनसंपर्क भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो देश के रक्षा मंत्री हैं तो अपने क्षेत्र में न जाएं या अपने क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उस पर ध्यान न रखें। यहाँ तक अगर लखनऊ में कोई बड़ी घटना भी हो जाती है तो स्वतः संज्ञान लेते हैं और मुख्यमंत्री से बात भी करते हैं। आज 5 बजे के आसपास वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे महानगर एक पार्क में पहुंचेंगे, जहां पर वहां कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। उसके बाद फिर वो दिलकुशा गार्डन, जो उनका आवास है सरकारी, वहां पर पहुंचेंगे। अगले दिन 3 बजे के आसपास वही करीब ऐशबाग वार्ड में सुंदरीपुरी धानुक सभा को संबोधित करेंगे। वहां पर बातचीत करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। स्थानीय लोग भी वहां पर, पदाधिकारी भी मिलने वाले हैं। शाम को यहियागंज गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। अभी गुरु नानक जयंती थी, वहां उस मामले में उस पर लखनऊ में नहीं आ पाए थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनके लोग चाहने वाले, उनके जो लखनऊ में सांसदीय क्षेत्र है आज भी वो बरकरार है। लोग जब भी वो आते हैं उनके चाहने वालों की भीड़ लग जाती है। और यही वजह है कि पूरे जो 3 दिन का कार्यक्रम है वो सिर्फ एक दूसरे से संवाद है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का है। अपने जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, जो उनके खुद सांसदीय निधि से जो चल रही हैं, उन पर देख रेख करेंगे, उनको निरीक्षण करेंगे कि क्या हालात में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो उनके निधि से पैसा आया है क्या वाकई लग पा रहा है। इस तरीके से कार्यक्रम है। जिस तरीके से लगातार आवासीय कल्याण समिति के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद 16 तारीख को करीब 11 बजे के आसपास कन्हैया माधवपुर वार्ड में वो वहां पर जाकर के लोगों से संवाद करेंगे। और फिर 12:30 बजे के आसपास जो आलमबाग सैटेलाइट रेलवे सेंटर बन रहा है, क्योंकि वहां निर्माण चल रहा है और उनकी बड़ी इच्छा थी और लगातार उस पर आवाज भी करते रहते हैं, उसका भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद करीब यहाँ से 2:45 पर सीधे एयरपोर्ट रवाना हो जाएंगे। 3:25 पर उनके दिल्ली जाने की जो फ्लाइट है वो सुनिश्चित हो चुकी, तो 16 तारीख को वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रितेश जी, अनूप, जिस तरह से आपने भी कहा कि संसदीय क्षेत्र है, क्या कुछ विकास कार्य हो रहे हैं उनको भी देखेंगे, लेकिन रक्षा मंत्री भी हैं, ऐसे में बड़ा चेहरा है, बड़ा नेता है। इस लिहाज से देखा जाए तो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है राजनाथ सिंह के लखनऊ आगमन को लेकर, वो भी 3 दिवसीय दौरे को लेकर? देखिए, कार्यकर्ताओं के उत्साह की और बात करें तो बुजुर्ग से लगाकर जो नौजवान हैं वो भी आज उनकी जो फैंस फॉलोइंग है वो लखनऊ में बहुत ज्यादा है। जब भी लखनऊ आते हैं तभी वहां पर जहां भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ता है। हर कोई चाहता है कि उनके साथ एक सेल्फी लें कार्यकर्ताओं की, या फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही, महिलाएं भी वहां पर पहुंचती हैं और उनसे सीधे संपर्क भी करती हैं। कोई रोक टोक नहीं होती। रक्षा मंत्री देश के जरूर हैं, लेकिन लखनऊ के सांसद हैं, तो कोई जो बीच की दूरी होती है रक्षा मंत्री और जनता की, वो यहाँ टूट जाती है। रितेश, यही उनकी एक पहचान है, यही उनकी एक लोकप्रियता है कि कोई भी साधारण आदमी उनसे मुलाकात कर सकता है, अपनी बात कह सकता है। और ऐसा नहीं कि उसकी बात नहीं सुनते हैं, हर कार्यकर्ता या फिर जो फरियादी उनके यहाँ जाता है उसकी बात भी सुनते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है। तो ये फैंस फॉलोइंग के साथ साथ जो 3 दिवसीय दौरा है, आप देखिए इस पूरे 3 दिवसीय दौरे में कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं है, लेकिन जनसंपर्क है, लोगों से मुलाकात है, संवाद का कार्यक्रम है। तो ये एक कहीं न कहीं एक अच्छे नेता की लोकप्रियता को और बढ़ावा देता है और कहीं
जी रितेश। बिल्कुल अनूप, सही कहा आपने। यही बड़े नेता की पहचान होती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं, लोगों के बीच में रहे, उनसे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो वहीं आज गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के बाद गौशाला में गायों की सेवा की और उन्हें गुड़ भी खिलाया। साथ ही गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों की बारी बारी से समस्याएं भी जानी और अधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने का आदेश दिया। और चलिए रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का, आज दूसरा दिन है। रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी में सीएम योगी शामिल होंगे। आपको बता दें कि रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। कृषि विभाग ने इस कार्यक्रम का, इस गोष्ठी का आयोजन किया है। कृषि विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और कई नेता इसे मौजूद रहेंगे। सुभाष गुप्ता हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सुभाष, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, दूसरा दिन है। आज भी कई कार्यक्रम में वो शिरकत करते नजर आएंगे, क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल रितेश, मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर में यानी कि 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि ये मंडलीय रबी उत्पादकता की समीक्षा की गोष्ठी है और इस गोष्ठी में गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ एवं देवी पाटन मंडल के तमाम जो है अधिकारी जो कृषि से संबंधित हैं और साथ ही जो प्रगतिशील किसान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। आपको ये बता दें कि इसमें एक जो है कृषि के लिए जो है एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें रबी गोष्ठी, कृषि रक्षा, पशुपालन, उद्यान, डेयरी, मत्स्य, भूमि संरक्षण, रेशम एवं NRLM अन्य विभागों के उसमें स्टॉल लगाए गए हैं और इस स्टॉल में जो है तमाम कृषि यंत्र के उपकरण व कृषि रक्षा रसायनों, उन्नत कृषि तकनीकी के बारे में यहाँ पे जानकारी भी दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आएंगे यहाँ पे तो इसका निरीक्षण भी करेंगे। आपको बता दें कि किसानों से उनके समाधान के बारे में या जो उनके वो राय देंगे उसके बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में उनसे जानकारी ली जाएगी इस गोष्ठी में और उसके उपाय किए जाएंगे कि उसके समाधान के उपाय किस तरीके से किए जाएं। इसको लेकर के जो है एक बड़ी गोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहेंगे। सुभाष, जिस तरह से अपने पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी, अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, प्रगतिशील किसानों को बनाने की दिशा में तमाम जो कदम प्रदेश सरकार उठाती है उसका फायदा भी किसानों तक पहुंचता है। इस नजरिए से देखें तो आधुनिक खेती की तरफ किसानों को अग्रसर करने के लिए और उनकी आय बढ़ाने के मद्देनजर या फिर उन्हें और सशक्त बनाने के लिए इस तरह की गोष्ठी, इस तरह के स्टॉल लगाकर किस तरह से किसानों को जागरूक किया जा रहा है, इसका कितना असर दिखाई देता है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से जो है किसानों की समस्याओं को वो पूरी तरह से सुनते हैं और लगातार जो है उनके समाधान के बारे में अग्रसर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज ये जो गोष्ठी है एक बड़ी गोष्ठी है और उसमें उनको खुद मुख्यमंत्री जो स्वयं उपस्थित हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को खुद सुनेंगे। तो इसमें किसान भी काफी उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि जितनी उनके समाधान के बारे में है जब मुख्यमंत्री खुद सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनको पूरी तरीके से इंटरेस्ट है कि किसानों की जो है समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। जी बिल्कुल सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उपचुनाव की एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। मैनपुरी लोकसभा से डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और डिंपल यादव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। मैनपुरी लोकसभा से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। नामांकन में पूरा परिवार भी मौजूद रहेगा, बताया जा रहा है।
और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, बहरहाल तस्वीरों में जरूर दिखाई देगा। मैनपुरी लोकसभा से डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया हुआ है। अखिलेश यादव समेत पूरा परिवार उनका साथ नजर आएगा आज उनके नामांकन के दौरान। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र खाली हो गया है और इस वजह से ही यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। बात करें समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। तौकीर किदवई हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं नदीम सिद्दीकी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौकीर, सीधा रुख आपका करते हुए, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया हुआ है। आज नामांकन उनकी ओर से भरा जाएगा। किस तरह की तस्वीर की उम्मीद जताई जा रही है? और जो बड़ा सवाल है, क्या पूरा परिवार साथ आ पाएगा? यह भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है लगातार। देखिए, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और डिंपल यादव कल ही लखनऊ से सैफई पहुंच गई थी और अखिलेश यादव खासकर कई दिनों से सैफई में जमे हुए हैं, मंथन कर रहे हैं किस तरह से चुनाव होगा, कैसे लोग साथ आएंगे, इसको लेकर भी वहां पर रणनीति तैयार हो रही है। और खास बात है कि कई लोगों से, जो मैनपुरी के कई बड़े नेता थे, जो इटावा के कई बड़े नेता थे, उनसे मंथन करने के बाद ही डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगाई गई है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भी आज अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है, जिसमें माना जा रहा है कि शाह के नेता को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि मैनपुरी में दो ही तरह के वोटर की जो संख्या है वो ज्यादा है। एक तो शाह के वोटर है, दूसरा यादव। तो कहीं ना कहीं यादव वोटर अब जब समाजवादी पार्टी के साथ नजर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी शाह के वोटर्स को खींचने के लिए शाह के नेता के तौर पर आज प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कौन से नेता साथ में आएंगे, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो पूरा खेमा अपना दमखम लगाएगा, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से कोशिश करेगी कि मैनपुरी में भी सेंधमारी की जाए। इसलिए सपा का पूरा अमला मैनपुरी में जुटेगा, प्रचार करेगा। और इसके अलावा जो शिवपाल सिंह यादव, एक बड़ा सवाल है कि शिवपाल सिंह यादव आखिर किस खेमे में होंगे। तो ये भी बता दें कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो अंदर खाने से बातचीत सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव डिंपल यादव के लिए प्रचार करते मैनपुरी में नजर आएंगे और ये तस्वीरें जल्द देखने को मिलेंगी, क्योंकि शिवपाल यादव ने ना तो प्रत्याशी उतारा है अपनी पार्टी से और न ही ऐलान किया है कि वो कोई चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल ये साफ तौर पर शिवपाल यादव डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर शिवपाल यादव नजर आएंगे तो पूरा अमला, यानी कि जो मुलायम सिंह यादव के परिवार का हिस्सा थे, वो सभी लोग मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट को बचाने के लिए एक साथ नजर आएंगे। परंपरागत सीट को बचाना बड़ी चुनौती भी बन सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। बहरहाल आप बने रही तौकीर हमारे साथ। नदीम सिद्दीकी मैनपुरी से खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नदीम, अब किस तरह की तैयारियां समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है? डिंपल यादव आज नामांकन अपना दाखिल करेंगी। देखिए, अगर आज डिंपल यादव के नामांकन की बात की जाए तो आज समाजवादियों में एक नया जोश, नई ऊर्जा देखने को मिल रही है, क्योंकि डिंपल यादव पहली बार मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने जा रही हैं, जिनका आज नामांकन है। हालांकि डिंपल यादव नामांकन से कुछ समय पहले सीधे कलेक्टेड परिसर में आएंगी और अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो करीब 11 बजे के आसपास शहर में आएंगे और कई अपने कार्यकर्ताओं से और कई अपने पूर्व नेताओं के कई कार्यक्रमों में, निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और लोगों से वोट की अपील भी करेंगे। लोगों को जो रूठे हुए हैं उनको मनाने का भी काम करेंगे और जो गमी मौत होगी जिनके करीबियों की, वहां पे भी संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। उसके बाद में वो बाई रोड होते हुए, शहर में होते हुए नामांकन कक्ष पहुंचेंगे, जहां पर नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, पूरा परिवार एक साथ नजर आएगा। केवल अटकलें अगर लग रही हैं तो शिवपाल सिंह यादव को लेकर लग रही हैं। और हालांकि अगर ये देखने की बात होगी कि नामांकन के समय अभी कोई इस तरीके के पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, ये चाचा के नाम पर कोई भी संतुष्टि बनाने को तैयार नहीं है। और जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, उस सूत्रों की अगर माने तो चाचा भी सम्मत से नामांकन में शामिल होंगे साथ में परिवार के। जाहिर तौर पर शिवपाल के आने को लेकर ही एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बना हुआ है नदीम। लेकिन अब तौकीर, आपसे समझना यहां पर यह भी है कि ठीक है, क्योंकि बड़ा परिवार है यादव परिवार, और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं, अगर पूरा परिवार साथ आता है तो कहीं ना कहीं जो परसेप्शन की एक लड़ाई होती है वो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं उसे आने वाले समय में संभवतः मिल सकता है। देखिए, इसे रिहर्सल के तौर पे भी देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लगभग विपक्ष की पार्टियां हैं,
उसकी जो परंपरागत सीटें हैं, चाहे कांग्रेस की रायबरेली हो, अमेठी हो, उनमें सेंधमारी की कोशिश कर चुकी है। और यही वजह है कि अब समाजवादी की जो परंपरागत सीटें हैं, चाहे मैनपुरी हो, इटावा हो, और इसके अलावा आजमगढ़, खासकर कन्नौज जैसी सीटों पर भी उसने सेंधमारी की कोशिश की, जहां पर कई जगह कामयाब भी हुई। लेकिन मैनपुरी एक ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का कब्जा रहा। वो यहां से सांसद होते रहे हैं, वहां से चुनाव जीतते रहे। अब ऐसे में उनके न रहने के बाद भाजपा चाहेगी कि उन जगहों पर भी सेंधमारी की जाए जहां पर एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी का झंडा गड़ा हुआ है। ऐसे करने के बाद कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का कद इतना बढ़ गया है कि वो परंपरागत सीटों पर भी अपना झंडा गाड़ रही है। तो यही वजह है कि मैनपुरी एक साख का सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उन्हें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सीट तो सजोना ही है। इसके अलावा इन परंपरागत सीटों को बचाना भी एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है लेकिन और लगातार सीटों पर भी कब्जा किया। लेकिन क्या ये इतना आसान है जिस तरह से आजमगढ़ का जिक्र आपकी ओर से किया गया? जो किला भेदने की शक्ति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में है, बड़े बड़े किले ढाने की शक्ति है, क्या वो मैनपुरी में भी इतनी आसान नजर आ रही? जाति समीकरण को अगर हम देखें, या फिर मुलायम सिंह यादव के निधन की जो सहानुभूति की लहर कहीं ना कहीं मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है, क्या इन तमाम चुनौतियों के बीच ये आसान होगा? देखिए, वोट परसेंटेज की बात की जाए तो यादव बाहुल्य सीट है मैनपुरी, और यही वजह है कि यहां पर डिंपल यादव को उतारा गया है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी, और खासकर मुलायम सिंह यादव की बहू के तौर पर प्रचार किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैनपुरी के लोग मुलायम सिंह यादव को अपना सरपरस्त मानते थे, चाहे वो किसी भी जात समुदाय के लोग हों, वो मुलायम सिंह यादव को सरपरस्त मानते थे। और यही वजह है कि वहां पर सभी जाति समुदाय के लोग मुलायम सिंह को ही वोटिंग करते थे। और वोट परसेंटेज का ग्राफ भी अगर आप देखेंगे तो पिछली बार 2019 के चुनाव में प्रेम शंकर शाह के जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो 94,000 वोट से ज्यादा से हारे थे मुलायम सिंह यादव से। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वहां पर वो समाजवादी पार्टी के फेवर में नजर आते हैं। और इसके अलावा जो यादव बाहुल्य सीट है, इसके अलावा खास बात यह भी है कि जो शाह के वोटर हो, चाहे मुस्लिम वोटर हो, वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ ही झुके रहते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव से एक लंबा नाता रहा है। वो सरपरस्त के तौर पर वहां पर जमे रहते थे, अपना बहुत सारा समय मैनपुरी इटावा में ही गुजारते थे। अब ऐसे में देखना होगा उनके जाने के बाद जो जनता है वो किस तरफ रुख करती है। अगर वो मुलायम सिंह यादव को सरपरस्त मानते हुए अखिलेश यादव को अपने साथ जोड़ती है, तो कहीं ना कहीं जो मैनपुरी सीट है वो डिंपल यादव के जाएगी, और एक बड़ी सहानुभूति भी देखने को मिलेगी। वोट परसेंटेज का दायरा भी बड़ा होगा। लेकिन अगर उन्होंने, ठीक है, तौकीर में लौटूंगा आपके पास। और अगर मुलायम सिंह, तौकीर में लौटूंगा आपके पास। नदीम, अभी किस तरह का माहौल जमीन पर नजर आ रहा है? मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद किस तरह का अभी माहौल है? समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया, जो आज अपना नामांकन दाखिल भी करने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है नाम को लेकर। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? अब नदीम से लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन तौकीर हमारे साथ लगातार बने। तौकीर, सवाल यही है, अब लगातार भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है उम्मीदवार के चयन को लेकर, कहीं ना कहीं फाइट टक्कर की देने की तैयारी दोनों ही तरफ से नजर आ रही है। क्या इसके पीछे वजहें मानी जा रही हैं? जो जमीनी स्तर पर जो चर्चाएं होती हैं वो क्या कहती हैं कि आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है? समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव का नाम आगे आया और आज वो दाखिल भी करने जा रही हैं अपना नामांकन। देखिए, ये डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की बहू है। अब ऐसे में किला भेदना बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। फिलहाल 3 नामों पर मंथन हो चुका है। कल मुख्यमंत्री आवास पर इस बात की चर्चा हुई थी, और उसके बाद 3 नामों को केंद्र को भेज दिया गया है। केंद्र की समिति अब तय करेगी, उन 3 नामों में से एक नाम पर मोहर लगेगी। तीनों नाम खासकर ये बता दें आपको कि शाक के समुदाय से हैं। ऐसे में जो शाक के समुदाय है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा तबका शाक के का रहता है, ऐसे में शाक के नेता ही देना वहां पर उचित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यही मंथन भी कहता है उनका। और उसी मंथन के बाद ये 3 नाम निकलकर सामने आए। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जाए तो क्योंकि अभी सभी जो इकाइयां हैं समाजवादी पार्टी की वो भंग चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आलोक शाक्य को जिला मैनपुरी का अध्यक्ष बना दिया गया। 3 दिन पहले अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में जो शाक्य वोटर है उसको घसीटने की कवायद है। अब ऐसे में अगर शाक्य वोटर का कुछ हिस्सा भी समाजवादी पार्टी के खेमे में जाता है तो डिंपल यादव के लिए रास्ते जरूर आसान हो जाएंगे।
लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोशिश करेगी, यहाँ तक कि जो बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर हो सकता है केंद्र के भी कुछ नेता आपको मैनपुरी में प्रचार करते नजर आए, तो ऐसे में वो भी अपना पूरा दमखम लगाएंगे, पूरी ताकत झोंकेंगे। अब देखना होगा कि जो समय है वो किसके साथ जाता है। डिंपल यादव बड़ा चेहरा जरूर है, कन्नौज से सांसद रही हैं, लंबे समय से राजनीति में जुड़ी हुई हैं, फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ चुकी हैं सांसद का। अब इसके बाद अब मैनपुरी की जो परंपरागत सीट है उसे बचाने की चुनौती है, तो कहीं ना कहीं डिंपल यादव भी जनता से जुड़ी रहती हैं, महिला होने के नाते भी कुछ सपोर्ट जरूर उन्हें मिलेगा। अब ये समय बताएगा कि ये सीट आखिर किसकी झोली में जाती है और कौन यहाँ पर अपना झंडा गाड़ता है। बिल्कुल तौकीर, कुल मिलाकर कहा जाए तो मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।